हेलो एवरीवन, पीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम इलाहाबाद उच्च न्यायालय ARO 2019 का पेपर डिस्कस करेंगे। तो इसका ये पेपर सीरीज़ बी है जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। तो वीडियो को स्टार्ट करते, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करें। तो हमने क्वेश्चंस को वैसे ही रखा है जैसे कि एग्जाम में पूछे गए थे। जैसे 15 नंबर पर क्वेश्चन है तो हमने 15 नंबर ही रखा है, जैसे कि आपको प्रॉब्लम ना हो क्वेश्चंस को ढूंढने में। तो इसमें केवल हिस्ट्री के ही क्वेश्चंस होंगे ओनली। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो 50 क्वेश्चन है कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद का तेजी से पतन हुआ। तो सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद किस राजवंश का तेजी से पतन हुआ, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो इसमें पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अशोक किस राजवंश के राजा थे। तो वो एक मौर्य वंश के राजा थे। तो अशोक की मृत्यु के बाद इसका राइट आंसर है ए, मौर्य राजवंश, जो कि अशोक जो थे मौर्य राजवंश के ही राजा थे। तो सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश का तेजी से पतन हुआ। ठीक है, तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या में लिखा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया। तो एग्जाम पूछ सकता है कि जो नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। को पराजित करके मौर्य राजवंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त के पश्चात बिंदुसार, फिर इसके बाद अशोक मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठा। सम्राट अशोक के समय तक मौर्य साम्राज्य की जो महती उन्नति हुई, यानी बहुत ज़्यादा उन्नति हुई, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद मौर्य राजवंश का तेजी से पतन हुआ। तो सबसे पहले मौर्य वंश में कौन कौन था? चंद्रगुप्त, पहले चंद्रगुप्त थे, फिर इसके बाद आए बिंदुसार, फिर इसके बाद सम्राट अशोक। ठीक है, तो ये क्रम में है। इसके बाद पतन होना शुरू हो गया था मौर्य वंश का। 51 क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे प्रसिद्ध, यहाँ पे जो रिक्त स्थान है वो भरना है। सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक यानी चौहान भी बोलते हैं। चाहमान को क्या बोलते हैं? चौहान। तो चाहमान शासक था जिसे बाद में चौहान के नाम से जाना गया और जिसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक था जिसके बाद चौहान, जिन्हें फिर बाद में चौहान शासक के नाम से जाना गया, जिसने 1191 में सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक को हराया था। तो वो कौन से राजा थे या शासक थे? तो वो थे पृथ्वीराज तृतीय। तो जिन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया था 1191 में। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पृथ्वीराज तृतीय। तो इसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या देखेंगे। सोमेश्वर का पुत्र प्रसिद्ध चौहान यानी चाहमान वंशी यानी चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे कथाओं में राय पिथौरा भी कहा गया है, 1178 में शासक बना था और 1182 में इसने चंदेल शासक परमर्दिदेव को पराजित किया। फिर 1191 में हुए तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया। तो कहाँ पर इसने किया था? तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान, जो कि तृतीय पृथ्वीराज चौहान है, उन्होंने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था 1191 में। 52 क्वेश्चंस देखेंगे कि राज्य देशों का एक संग्रह है। राज्य देशों का एक संग्रह है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक, जो मौर्य सम्राट थे अशोक मौर्य द्वारा बनाई गई नीतियां हैं। 269 ईसा पूर्व में के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे। तो ये किसमें कहा गया है कि राज्य जो है वो देशों का संग्रह है जिसमें मौर्य सम्राट अशोक मौर्य द्वारा बनाई गई नीतियां हैं, जो 269 ईसा पूर्व के आसपास आधुनिक भारत में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे। तो ये किसमें कहा गया है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, थंब। ठीक है, तो थंब में ये कहा गया है कि राज्य देशों का एक संग्रह है। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि सम्राट अशोक प्रथम भारतीय राजा था जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। उसकी राज की घोषणाएं स्तंभ, शिलालेख और गुफाओं की दीवार पर खुदवाए गए हैं। वस्तुतः सम्राट अशोक मौर्य ने अपनी प्रजा के कल्याण हेतु जिन आचारों की संहिता प्रस्तुत की उसे उसके अभिलेखों में धम्म कहा गया। सम्राट अशोक 269 ईसा पूर्व में मौर्य सिंहासन पर विराजमान हुए थे। ठीक है,
तो 53 क्वेश्चन है कि राजा अशोक द्वारा लड़ा और जीता गया आखिरी युद्ध था, तो कौन सा था जो राजा अशोक द्वारा लड़ा गया, जीता भी गया और वो एक आखिरी युद्ध भी था, तो कौन सा था, तो वो था कलिंग युद्ध, जो कि इन्होंने जीता भी था और इनका एक आखिरी युद्ध था। तो एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 90 वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक द्वारा लड़ा गया और जीता गया आखिरी युद्ध था। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए तथा हजारों लोग बंदी बनाए गए। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। तो कलिंग युद्ध कलिंग युद्ध की सूचना किससे प्राप्त होती है, तो अशोक के 13वें शिलालेख से प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये इनका आखिरी युद्ध था। आगे चलते 54 क्वेश्चन। सम्राट अशोक के पुत्र थे, तो सम्राट अशोक जो थे वो किसके पुत्र थे, तो अभी हमने आगे बताया था कि सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य आए थे, फिर इसके बाद उनके पुत्र बिंदुसार, फिर उसके बाद सम्राट अशोक। तो फिर इसके सम्राट अशोक किसके पुत्र हुए, बिंदुसार के। ठीक है, तो सम्राट अशोक जो है वो राजा बिंदुसार के पुत्र थे। यूनानी लेखों में इसे अमृतोचेष्ट यानी अमित्रघात कहा गया। बिंदुसार को क्या बोला जाता है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहा गया है यूनानी लेखों में। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। उसने 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक शासन किया। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अमित्रघात किन्हें कहा जाता है और आजीवक संप्रदाय का अनुयायी कौन था, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 55 है कि मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि, यहाँ पे लिखना है कि क्या था कारण। ठीक है, मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि तख्ता पलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था। तख्ता पलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला उदाहरण मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकरण था। तो ये क्वेश्चंस में यहाँ पे खाली स्थान जो है उसको भरना है कि क्या आएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पुष्यमित्र। तो मौर्यों के पतन का एक अन्य कारण यह था कि पुष्यमित्र का तख्ता पलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था और मौर्य कला उदाहरण था मौर्यों द्वारा विदेशी विचारों को अपनाने के प्रति उनका अस्वीकरण था। इसका व्याख्या देखेंगे कि मौर्यों के पतन के अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिन ब्राह्मणों की प्रतिक्रिया तथा मौर्य अधिकारियों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह भी प्रमुख था। जो मौर्य अधिकारी थे वो उत्पीड़न करते थे लोगों का, तो ये भी एक कारण था। और पुष्यमित्र शुंग जो कि एक ब्राह्मण था, तो उसके द्वारा तख्ता पलट मौर्यों के उत्पीड़न के खिलाफ लोगों का विद्रोह था, इसलिए उसने अंतिम मौर्य सम्राट कौन था, बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। उसके बाद जो है प्रोफेसर, इसमें लिखा गया है कि प्रोफेसर निहार रंजन राय लिखते हैं कि पुष्यमित्र की जो राज्य क्रांति है मौर्य अत्याचार के विरुद्ध तथा मौर्यों द्वारा अपनाए गए विदेशी विचारों का विशेषतः कला के क्षेत्र में अस्वीकरण था। ये किसने कहा था, निहार रंजन द्वारा। 56 क्वेश्चन है कि व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था, तो वो कौन सा स्थान था, व्यापार मार्गों का अभिसरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। ए तक्षशिला, बी बक्सर, सी बिंदुसार या डी विजयालय। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए तक्षशिला। तो इसका व्याख्या देखेंगे कि तक्षशिला जो है वो प्राचीन भारत के गांधार देश की राजधानी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह विभिन्न दिशाओं से होने वाले व्यापार मार्गों का विचरण या मिलान बिंदु था जो मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। कहाँ से, मध्य एशिया से होते हुए सिल्क रूट से जुड़ा था। ऐतिहासिक रूप से यह 3 महान मार्गों के संगम पर स्थित था। उत्तरापथ नंबर 1 है, उत्तरापथ यानी गांधार से मगध तक। सेकंड है उत्तर पश्चिम मार्ग, कपिसा और पुष्क कलावती से होकर गुजरता था। सेकंड सिंधु नदी मार्ग यानी श्रीनगर से होते हुए रेशम मार्ग और हिंद महासागर तक। श्रीनगर से होते हुए रेशम मार्ग और हिंद महासागर तक। तो एक था उत्तरापथ, दूसरा था उत्तर पश्चिमी मार्ग, तीसरा सिंधु नदी मार्ग। ठीक है,
57 क्वेश्चन है कि माल विकाग्नि मित्र में सुंगों को ब्राह्मण बताया गया है जो गोत्र से संबंधित है। तो किस गोत्र से संबंधित है? जो सुंग हैं उन्हें ब्राह्मण बताया गया है, वो किस गोत्र से संबंधित है? माल विकाग्नि मित्र में। तो ए अगस्त्य, बी अत्रि, सी कश्यप, डी भृगु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी कश्यप। तो माल विकाग्नि मित्र में सुंगों को ब्राह्मण बताया गया जो कश्यप गोत्र से संबंधित हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि मौर्यों के पतन के पश्चात मगध पर सुंगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। अनेक विद्वानों ने सुंगों को ब्राह्मण माना है। इस क्रम में पाणिनि ने जहाँ सुंगों को भारद्वाज गोत्र का ब्राह्मण बताया है, वहीं कालिदास ने माल विकाग्नि मित्रम में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र को बैम्बिक वंशी और कश्यप गोत्र से संबंध माना है। तो यहाँ पे माल विकाग्नि मित्र किसकी है? कालिदास की। 58 क्वेश्चन है, दिल्ली पहली बार राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। तो कौन सा शासक था वो? कौन सा राजवंश था जिसके बाद एक साम्राज्य की राजधानी बनी राजपूतों के अधीन? तो वो थे तोमर राजपूत। तो दिल्ली पहली बार तोमर राजपूतों के अधीन एक साम्राज्य की राजधानी बनी। ऐतिहासिक दृष्टि से वर्तमान भारत की राजधानी दिल्ली का संस्थापक अनंगपाल तोमर यानी 11वीं सदी को माना जाता है। 11वीं सदी में कौन थे? अनंगपाल तोमर, जिन्हें दिल्ली का संस्थापक माना जाता था। इस बात का उल्लेख चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासों में मिलता है, जिसमें इसे दिल्ली या ठिल्लिका में चौहानों ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। तो ये किससे पता चलता है? चंद्रबरदाई। ठीक है, 59 क्वेश्चन है कि सातवाहन साम्राज्य की सरकार पारंपरिक आधार पर संगठित थी, जिसमें साम्राज्य बटा हुआ था। तो किस में बटा हुआ था साम्राज्य? सातवाहन साम्राज्य में। तो ए गुप्तवंश, जनपद, सी अमात्य, डी गामिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जनपदों में। तो सातवाहन साम्राज्य की जो प्रशासनिक इकाइयां लगभग वही रहीं जो अशोक के समय प्रचलन में थी। साम्राज्य का विभाजन जनपदों में किया गया था, जिसे आहार कहा जाता है। जनपदों को क्या कहा जाता है? आहार, जिन पर अमात्य शासन करते थे। आहार ग्रामों में विभक्त था और जिसका प्रशासन गौलमिकों के हाथ में होता था। जो ग्राम थे उनका जो प्रशासन होता था वो गौलमिकों के हाथ में होता था। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता था? जनपद, फिर इसके बाद ग्राम। ठीक है, जो ग्राम में कौन शासन करता था? गौलमिकों, और जनपद में आहार, मतलब अमात्य। आहार तो जनपदों को बोला जाता था, उस पर शासन जो है वो अमात्य करते थे। ठीक है, 72 है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के द्वारा 1885 में की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी इन्हें A.O. ह्यूम भी बोला जाता है, कहा जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम द्वारा 1885 में की गई, जिसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? व्योमेशचंद्र बनर्जी ने। ठीक है, 73 क्वेश्चन है, सन 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कड़े नियंत्रण लागू करते हुए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय विश्वविद्यालय कब पारित किया गया? 1904 में। किसके द्वारा किया गया ये पूछ रहा है। ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड साइमन या डी लॉर्ड रॉबर्टसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन 1899-1905 तक वायसराय था भारत का। उसने अपने शासनकाल के दौरान शैक्षिक सुधारों के लिए 1902 में सर थॉमस रैली की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के आधार पर विश्वविद्यालयों पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिए गए। ठीक है, गला थोड़ा सा खराब हो गया है तो आवाज़ थोड़ी खराब सी आ रही होगी। 74 है कि
का अर्थ है हमारे अपने देश में हम अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। तो ये किस में कहा गया था कि हमारे अपने देश में हम अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। ए स्वदेशी आंदोलन, बी विदेशी, सी गरम दल या डी पुनर्जागरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। स्वदेशी का अर्थ है हमारे अपने देश में हम अपने लोगों द्वारा बनाया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं स्वदेशी का अर्थ है अपने देश का या अपने देश से संबंध रखने वाला या अपने ही देश में निर्मित अथवा बनाया हुआ। उल्लेखनीय है कि भारत में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा अपने देश में निर्मित सामानों को अपनाने का जोर देने के लिए स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। कमेंट में बताएं स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, 75 क्वेश्चन है। यह तो थे, कौन थे ये बताना है यहाँ पे। यह तो थे जिन्होंने एक हथियार के रूप में बहिष्कार के महत्व को महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। तो ये किसने किया ऐसा कि जिन्होंने बहिष्कार हथियार के रूप में महसूस किया, जिसका इस्तेमाल भारत में पूरे ब्रिटिश प्रशासनिक मशीनरी को पंगु बनाने के लिए किया जा सकता था। तो इसका राइट आंसर है ए बाल गंगाधर तिलक। तो उन्होंने ही जो बहिष्कार है उसका महत्व जो है हथियार के रूप में महसूस किया। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक, इनका जन्म जो है वो 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इन्हें कांग्रेस के गरम दल का नेता माना जाता था। जब लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया तो तिलक ने बंगालियों द्वारा इस विभाजन को रद्द करने की मांग का जोरदार समर्थन किया और ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार की वकालत की, जो जल्द ही एक देशव्यापी आंदोलन बन गया। ठीक है, 76 है, ये डैश है, इनको भरना है आपको। इस कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। तो कट्टरपंथी समूह के नेता कौन कौन थे। ए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले। सी लाला लाजपत राय, दादा भाई नौरोजी और फिरोज शाह मेहता। डी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। कौन कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इन्हें लाल, बाल और पाल भी बोला जाता है। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल ये कट्टरपंथ समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। पंजाब में लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और बंगाल में विपिन चंद्र पाल कट्टरपंथी समूह के महत्वपूर्ण नेता थे। पंजाब में कौन थे। लाला लाजपत राय, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक, बंगाल में विपिन चंद्र पाल थे। ठीक है, इनके अतिरिक्त अरविंद घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, बीपी दास, अश्वनी कुमार दत्त आदि भी गरमपंथी नेता थे। ब्रिटिश सरकार द्वारा शांतिपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलनों को कुचलने के कारण उदारवादियों की विचारधारा और कार्यप्रणाली से लोगों का मोह भंग हो गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में कांग्रेस के अंदर ही उदारवादियों की अपेक्षा अधिक उग्र और जुझारू गुट का उदय हुआ। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के फलस्वरूप इस समूह की स्वराज, स्वदेशी और विदेशी बहिष्कार के कारण लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल के फलस्वरूप इस समूह की स्वराज, स्वदेशी, विदेशी बहिष्कार के कारण गरम दल को देश की जनता ने हाथों हाथ लिया। गरम दल का एकमात्र उद्देश्य स्वराज की प्राप्ति था। ठीक है, 77 क्वेश्चन है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, किसका नारा है ये। लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी बाल गंगाधर तिलक। गरमपंथी दल के नेता बाल गंगाधर तिलक का विचार था कि स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई औद्योगिक प्रगति, न शिक्षा और न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। इसलिए तिलक ने नारा दिया, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। तो वर्ष 1916 में देश में 2 होम रूल लीगों की स्थापना हुई, जिसमें एक लीग के नेता लोकमान्य तिलक थे तो दूसरी लीग के एनी बेसेंट। दोनों लीगों की मांग थी स्वशासन। इसी लीग में आंदोलन के दौरान तिलक ने उपरोक्त नारा दिया था। ठीक है, इसी लीग आंदोलन के दौरान तिलक ने उपरोक्त नारा दिया था, यानी स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे हम लेकर रहेंगे, यही नारा दिया था। 78 है। डैश ने सन 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया। तो किसने कर दिया 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए आंदोलन।
तो ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी एनी बेसेंट या डी बाल गंगाधर तिलक। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी एनी बेसेंट ने सन 1914 में घरेलू शासन आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया। एक्सप्लेनेशन, एनी बेसेंट ने 1914 में घरेलू शासन यानी होम रूल आंदोलन के लिए काम करना शुरू कर दिया था। होम रूल की प्रेरणा उन्हें आयरलैंड के होम रूल आंदोलन से मिली थी। बाद में इस आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक भी जुड़ गए थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, सबसे पहले किसने की थी? अप्रैल 2016 में तिलक ने, फिर इसके बाद एनी बेसेंट ने। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ, तो किस पर हुआ हस्ताक्षर? ए बंगाल समझौता, बी कलकत्ता की संधि, सी स्वशासन अधिनियम या डी लखनऊ समझौता। तो 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में जो आपसी समझौता हुआ वो लखनऊ समझौता हुआ। ठीक है, डी इसका राइट आंसर था। तो वर्ष 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन में अपने पुराने मतभेद भुलाकर कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष साक्षी राजनीतिक मांगे रखी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग की एकता कांग्रेस लीग समझौते पर हस्ताक्षर के साथ स्थापित हुई, जिसे 19 स्मरण पत्र या लखनऊ समझौते के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 80 क्वेश्चन है। डैश की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। तो किसकी स्थापना की गई थी 1906 को? लखनऊ समझौता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, स्वशासन अधिनियम या बंगाल समझौता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 30 दिसंबर 1906 को। वर्ष 1906 में आगा खां एक प्रतिनिधि मंडल लेकर सांप्रदायिक पृथक चुनाव मंडल के साथ शिमला में लॉर्ड मेयो से मिले। शिमला प्रतिनिधि मंडल के समय मुस्लिम नेताओं ने एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया, जिसका उद्देश्य केवल मुसलमानों के हितों की रक्षा करना हो। तत्पश्चात 30 दिसंबर 1930 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की विधिवत स्थापना और उद्घाटन किया गया। तो जो विधिवत स्थापना हुई थी वो तो हुई थी 30 दिसंबर 1930 को। ठीक है, 81 है। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रस्तुत किया, जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। ए दोहरा, बी स्वशासन, सी वैधानिक सुधार या डी द्विशासन। तो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार ने द्विशासन प्रस्तुत किया यानी डी, जो कि प्रांतों में एक तरह की दोहरी सरकार थी। तो 20 अगस्त 1917 को मॉन्टेगू ने घोषणा की, जिसमें अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। यही घोषणा भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी, जिसमें भारत में द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। इन सुधारों द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनात्मक बनाया गया। इनमें एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा कहा गया। ठीक है, एक राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। 82 क्वेश्चन है। रॉलेट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग इकट्ठा हुए थे। तो कहाँ पर हुए थे? ए बंगाल, बी प्रथम विश्व युद्ध, सी जलियांवाला बाग या डी खलीफा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जलियांवाला बाग। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग जलियांवाला बाग पर इकट्ठा हुए थे। किस लिए हुए थे? रॉलेट एक्ट के शांतिपूर्ण विरोध के लिए। तो जलियांवाला बाग का सीधा संबंध रॉलेट एक्ट से था। फरवरी 1919 में रॉलेट समिति के सुझाव पर रॉलेट एक्ट या काला कानून पारित किया गया। इस एक्ट के विरोध में देशव्यापी आंदोलन चल रहे थे। पंजाब में आंदोलन के स्थानीय नेता कौन थे? सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। पंजाब में उस समय बैसाखी का त्योहार था, जिसके मेले में शामिल होने के लिए आसपास के गांव के लोग अमृतसर पहुंचे थे। इसी समय अमृतसर के जलियांवाला बाग में गिरफ्तारी के विरोध में शांतिपूर्ण विरोध के लिए एक सभा बुलाई गई। इस विरोध को कुचलने के लिए पंजाब के जो लेफ्टिनेंट थे डायर, उन्होंने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए एकत्रित हुई भीड़ पर गोली चलवा दी। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है। 1857 का भारतीय विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? ए वाराणसी, बी मेरठ, सी फैजाबाद, डी लखनऊ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी मेरठ। तो 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है वो 10 मई 1857 को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त
कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी थी। ठीक है, तो 1857 का जो भारतीय विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही क्वेश्चन